दोस्तों क्या हो कि अगर कोई एक कंपनी ये अनाउंस करे कि अब से उसकी प्रोडक्ट्स खरीदने पर आप एक घर, गाड़ी और तो और $1 मिलियन तक का प्राइस भी जीत सकते हैं, लेकिन फिर 12 साल बाद और $24 मिलियन के इनाम देने के बाद इस कंपनी को भी ना पता हो कि आखिर ये इनाम मिले तो मिले किसे। जी हाँ, माजी में कुछ ऐसा ही हुआ था इस वक्त की सबसे बड़ी फूड चेन कॉर्पोरेशन मैकडॉनल्ड्स के साथ। लेकिन आखिर कैसे एक इंसान ने इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन को 12 साल तक बगैर किसी को कानो कान खबर हुए $24 मिलियन का चूना लगाया। तो आइए जानते हैं इस छोटी सी एक वीडियो में। The game Monopoly has come to life at McDonald's. Win them a DLT, Coca-Cola, or $1 million. McDonald's will give you $1 million. What you do with it is up to you. The excitement of the Monopoly game is back at McDonald's. Just buy America's favorite fries. 1987 में मैकडॉनल्ड्स ने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एक मार्केटिंग कंपनी की मदद से नई प्रमोशन स्कीम का ऐलान किया, जो कि मैकडॉनल्ड्स मोनोपोली गेम के नाम से जानी जाती है। इस गेम में कस्टमर्स को मुख्तलिफ फूड आइटम्स के मेन्यूज पर दिए गए स्पेशल स्टिकर्स को इकट्ठा करके एक बड़े बोर्ड पर जमा करना होता था, और अगर कोई इस गेम के स्टिकर्स का एक स्पेसिफिक सेट इकट्ठा कर लेता तो वो मुख्तलिफ किस्म के इनामात जीत सकता था, जिनमें खाने पीने की चीजें, कैश प्राइजेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, घर, गाड़ी और तो और $1 मिलियन तक का प्राइस भी शामिल था। बज़ाहिर तो ये एक सिंपल सी गेम नजर आ रही थी जिसमें आप स्टिकर्स का एक सेट ढूंढकर $1 मिलियन तक जीत सकते थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था, बल्कि इस मोनोपोली में आपके या किसी भी इंसान की प्राइस जीतने के चांसेस असल लॉटरी जीतने से भी कम थे। और ये सब तब हुआ जब इस गेम में एक साबिक पुलिस ऑफिसर जेरोम जेरी जैकबसन की एंट्री हुई। जेरी, जो इस गेम की मार्केटिंग कंपनी के सिक्योरिटी हेड के तौर पर काम करता था, इसका काम गेम के पीसेस को महफूज तरीके से तकसीम करना था। शुरू में जैकबसन के लिए इन स्टिकर्स की हिफाजत ही सब कुछ थी, यहाँ तक कि वो शिफ्ट से निकलने वाले मुलाजमीन के जूते तक चेक करता था ताकि गेम में किसी किस्म की गड़बड़ को रोका जा सके। लेकिन फिर इसे इन विनिंग पीसेस की डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे एक हैरानकुन और मशकूक चीज के बारे में पता चला। इसे पता चला कि जब भी इस गेम का कंप्यूटराइज सिस्टम कनाडा से कोई विनर सेलेक्ट करता है तो ये कंपनी सीक्रेटली बगैर किसी को बताए कनाडा की लोकेशन चेंज करके यूएस के शहरियों में प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करती थी। यानी आसान लफ्जों में ये मार्केटिंग कंपनी बगैर मैकडॉनल्ड्स को पता चले कनाडा में किसी को इनाम जीतने नहीं दे रही थी। और इसके बाद जेरी की लालच ने अपनी कंपनी से इसकी वफादारी को खत्म कर दिया और इसने गेम के इन स्टिकर्स को अपने लिए चोरी करने का मंसूबा बनाया। लेकिन इस गेम में किसी भी किस्म की हेराफेरी को रोकने के लिए इन स्टिकर्स को सख्त हिफाजत में रखा गया था, और जेरी को पहले इस सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करने की जरूरत थी, जो कि तकरीबन इसके लिए नामुमकिन ही था। लिहाजा इसने अलग तरीका अपनाया। अब चूंकि जेरी अमेरिका में इन स्टिकर्स को मुताल्लिका प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक पहुंचाने का जिम्मेदार था, लेकिन इस दौरान इसकी देखभाल के लिए एक और प्राइवेट ऑडिटर भी इसके साथ होती थी, और वो वाहिद जगह जहां ये अपने सफर में अकेला होता वो वॉशरूम था। लिहाजा जेरी के पास सिर्फ यही एक वक्त था जब वो इन गेम पीसेस के साथ हेराफेरी कर सकता था, और इसने ऐसा ही किया। वो वॉशरूम जाता, गेम के लिफाफों को खोलता, इनमें से बड़े प्राइजेस के स्टिकर्स को निकालता, इनकी जगह आम गेम के पीसेस को रख देता और दोबारा से इन लिफाफों को अच्छे तरीके से बंद कर देता। लेकिन अब वो वाज़ेह तौर पर तो इन प्राइजेस को जीतने का दावा नहीं कर सकता था, इसलिए इसने एक अलग तरीका अपनाया और इन चुराए हुए गेम पीसेस को दूसरों को बेचना शुरू कर दिया। और फिर जेरी ने अपने करीबी लोगों और साथियों को विनिंग पीसेस देना शुरू किए, और ये सब इनाम हासिल करने के लिए दूसरे शहरों और स्टेट से लोगों की मदद लेते ताकि किसी को इन पर शक न हो। जेरी के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक एयरपोर्ट पर कोलंबो नामी शख्स से हुई, जिसकी फैमिली का ताल्लुक न्यूयॉर्क के एक माफिया से था, और ये खुद भी एक इटालियन बदमाश था। जेरी ने इससे भी एक विनिंग पीस दिया, जिसके बाद कोलंबो ने मैकडॉनल्ड्स के एक कमर्शियल में अपने इनाम में जीती हुई कार की चाबी को निहायत ही फख्र से लहराया। और फिर कोलंबो जेरी से इन गेम पीसेस को लेता, अपने दोस्तों और फैमिली में इन्हें बेचता और अपने और जेरी के लिए प्राइस में से एक खास परसेंटेज वसूल करता। अब इन दोनों का काम बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन बदकिस्मती से कोलंबो और इसकी बीवी अचानक एक हादसे का शिकार हुए और 2 हफ्ते बाद कोलंबो की मौत हो गई, जिसकी वजह से जेरी अपने साथी से महरूम हो गया, और इसने माफिया कम्युनिटी को पीछे छोड़ते हुए अपने नए पार्टनर्स की तलाश शुरू कर दी जो इस काम में इसकी मदद कर सकें। जेरी ने सब कुछ फिगर आउट कर लिया था, और फिर इसका काम दोबारा से अपने नए साथियों के साथ आसानी से चल रहा था। लेकिन फिर एक फोन कॉल की वजह से जेरी का पूरा बिजनेस तबाह होना शुरू हो गया। साल 2000 में फ्लोरिडा में मौजूद FBI के दफ्तर में एक गुमनाम कॉल आई, जिसमें यह कहा गया, हेलो, ये स्पेशल एजेंट डेंट है, आपको मैकडॉनल्ड की मोनोपोली गेम के बारे में तफ्तीश करने की जरूरत है, और जब आप तलाश करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस गेम के तमाम बड़े विनर्स का एक दूसरे और जेरी नामी एक इंसान से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है।
لیکن ایجنٹ نے اس کال کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور اس کا ایک نوٹ بنا کر بعد میں دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا. لیکن پھر ایک دوسرے ایجنٹ نے اس نوٹ کو دیکھا جس کے بعد چیزیں گھومنے لگی. اس بارے میں کافی ریسرچ کرنے کے بعد ایف بی آئی نے یہ معلوم کیا کہ اس گیم کے تمام بڑے ونرز اس بارے میں جھوٹ بول رہے تھے کہ انہیں گیم کے پیسز کیسے ملے. انہیں یہ بھی پتا چلا کہ اس گیم میں شامل کئی بڑے ونرز نے اپنے گھر کے ایڈریسز امریکہ بھر میں دکھائے ہوئے تھے، لیکن ان کے اینول چیکس ایک ہی جگہ جیکسن ویل میں تبدیل ہو رہے تھے جہاں وہ اصل میں رہتے تھے. اب آہستہ آہستہ چیزیں واضح ہوتی جا رہی تھی. اس کے ساتھ ایف بی آئی نے آپریشن فائنل آنسر کے نام سے شروع کیا اور انہوں نے میک ڈونلڈز کے ملازمین اور گیم میں ونرز کے 20,000 فون نمبرز کو ٹریک کیا، اور ایک نام جو انہوں نے تقریباً ہر ونر سے سنا وہ انکل جیری تھا. اب انہیں یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ آخر یہ جیری کون ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی موٹی فاسٹ فوڈ کی چوری نہیں تھی بلکہ کروڑوں ڈالرز کا فراڈ تھا. اب اتنا سب کچھ جاننے کے بعد ایف بی آئی نے میک ڈونلڈز کے آفیشلز کے ساتھ میٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ حیران تھے کہ آخر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے. اب کمپنی اس گیم کو فوری طور پر روکنے کے لیے تیار تھی، لیکن ایف بی آئی نے میک ڈونلڈز کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ آخری بار اس پروموشن کو چلانے کی اجازت دیں تاکہ اس چوری کے اصل مجرم تک پہنچا جا سکے. انہوں نے جیری کو پکڑنے کا ایک خفیہ منصوبہ بنایا جس میں وہ ایک اور $1 ملین پرائز کے ونر کا اعلان کا انتظار کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک نقلی فلم عملے کی آڑ میں اس ونر سے رابطہ کریں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. جب مائیکل ہاور نامی ایک شخص کو نئے ونر کے طور پر نامزد کیا گیا تو ایف بی آئی کی ٹیم اپنے پلان کے مطابق اس کا انٹرویو کرنے اس کے گھر گئی، جس کے بعد مائیکل نے بغیر یہ جانے کہ اس کی ہر بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے ایک فون کال کی اور جس میں اس نے انکل جیری کے بارے میں سب کچھ بتایا. اب ایف بی آئی کے پاس وہ تمام ثبوت تھے جو اسے انکل جیری کے خلاف چاہیے تھے، لہذا اس کے بعد جیری سمیت ہر وہ انسان جو اس اسکیم سے جڑا ہوا تھا اسے اریسٹ کر لیا گیا. اور آخر میں اس فراڈ کے ماسٹر مائنڈ انکل جیری نے اپنا جرم قبول کیا اور اسے 3 سال سے زیادہ قید کے ساتھ $12 ملین بھی واپس کرنا پڑے. اس کے علاوہ اسے اپنی رہائی کے بعد بھی ہر ماہ $370 معاوضہ ادا کرنا تھا.